नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं दिलीप तिवारी। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनका हम आपको परिचय करा दें। झारखंड के मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले थोड़ा आपके करियर को हम छोटे से इंट्रो में दिखा देते हैं, पब्लिक को बता देते हैं कि हेमंत सोरेन है कौन, क्योंकि इस वक्त आपको हिंदुस्तान के 15 से 20 राज्यों में लोग देख रहे हैं। तो जरा हम आपकी एक छोटी सी झलक दिखा दें उनको। झारखंड के मगध जिले के नेमरा गांव में शिबू सोरेन उर्फ गुरुजी और रूपी के घर 10 अगस्त 1975 को पैदा हुए हेमंत सोरेन ने साल 2005 में असेंबली इंतखाबात के साथ सियासत में कदम रखा। वो दुमका सीट से मैदान में उतरे थे। हालांकि उन्हें पार्टी के बागी लीडर स्टीफन मरांडी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हेमंत सोरेन राज्यसभा के एमपी के तौर पर 24 जून 2009 को पार्लियामेंट पहुंचे। वो 2013 में रियासत के सबसे कम उम्र के वजीर आला बने और दिसंबर 2014 तक इस ओहदे पर फायज रहे। साल 2014 में रियासत में बीजेपी की सरकार बन गई और हेमंत सोरेन हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर बने। 2019 असेंबली इंतखाबात में उनकी क़यादत में झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक बार फिर सरकार बनी और हेमंत सोरेन ने फिर से रियासत की बागडोर संभाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हेमंत जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि जब मैं जिस वक्त आपसे चर्चा कर रहा हूं, अब से कुछ देर पहले ये ऐलान हो गया है कि लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाएगा, यानी 17 मई तक लॉकडाउन है। क्या कहेंगे आप? अब कि ये जानकारी आपके माध्यम से अभी हमें जानकारी हुई है, जस्ट अभी तुरंत ही खबर आई है कि शायद 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है। और मुझे और अभी एक ये भी आया है कि लोगों का मूवमेंट, मजदूरों का, प्रवासी मजदूरों का और छात्र छात्राओं को अपने अपने घर जाने का। अब आज 1 तारीख है और 2-3 दिन के अंदर का मूवमेंट कितना हो पाएगा। हम तो पहले से ही यही कह रहे थे कि हमें मदद की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे मजदूर आसाम से लेकर के केरल और तेलंगाना तक लोग फंसे पड़े हैं, गोवा तक लोग फंसे पड़े हैं और ऐसे स्थिति में बिना केंद्र सरकार के सहयोग से हम इतने बड़े पैमाने पर मजदूरों को नहीं ला पाएंगे। और इसी बीच जब ये खबर आ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों में एक फिर से मन के अंदर एक उत्साह था, उत्साह फिर झलकने लगेगा। अब मुझे लगता है कि 3 तारीख के बाद देश के अंदर एक नई चीजें सामने उभर के आएंगी। अब हम लोग 3 तारीख के बाद ही इस पर चर्चा कर पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आपको इस वक्त जो हिंदुस्तान में लोग सुन रहे होंगे, जहां जहां जिन जिन राज्यों में आपके लोग भी हो सकते हैं जिनको आपको वापस लाना है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, यूपी, उत्तराखंड है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की आप बात कर रहे हैं। हम इस वक्त जी सलाम के जरिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद के इलाकों में भी देखे जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपके महाराष्ट्र में होंगे, पश्चिम बंगाल में होंगे, वहां भी लोग आपको सुन रहे होंगे। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने शुरुआत कर दी है कि हम मजदूरों को वापस लाने के लिए तैयार हैं, जितने संसाधन आपके पास हैं वो तो आप लगाएंगे ही, केंद्र सरकार से आप मदद मांग रहे हैं। तो उन लोगों को जो इस वक्त चिंता में होंगे कि मैं कैसे अपने झारखंड पहुंच जाऊं, कैसे अपने गांव पहुंच जाऊं, कैसे मैं अपने परिवार के पास पहुंच जाऊं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? दिलीप जी, देखिए, मैं आपके माध्यम से जहां लोग फंसे हैं, अगर वो देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि मैं जैसे ही आदेश प्राप्त हुआ लोगों को, पूरों को और झारखंड वासियों को वापस लाने का, हम 24 घंटा भी नहीं बीता होगा, हमारे पूरी सरकारी इस एक्शन में आई और लोगों को, बसों को उपयोग करते हुए मजदूरों को लाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। और अभी आज ही रात में हमारे हैदराबाद से एक ट्रेन आ रही है जहां बड़े संख्या में हमारे मजदूर आएंगे। उसके अलावा हमारे कोटा में फंसे बच्चे
लगातार पूरे देश में लोग उनको वापस ले जाने का काम चल रहा था। हमने भी इसकी कर ली है। संभवतः आज रात को या कल तक वो बच्चे भी वहां से निकल पड़ेंगे। और इस तरीके से कई जगह लोग हैं। हम तो इतना संभव है कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लोगों को अपने यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें केंद्र सरकार का सहयोग होता तो मुझे लगता है कि और तेजी से हम करते। आज ये हमारे लिए एक चुनौती भी है और एक मुसीबत भी है। आज हम लोगों को लाभ भी रहे हैं और हमारे लिए आने वाला समय, जो हम पहले भी कहते थे कि चुनौती हमारा तब हो, हमारे मजदूर आएंगे और साथ साथ में कोरोना भी सफर करके हमारे राज्य तक आएगा। और मुझे लगता है कि एक फिर जो हम जिसको लेकर लगातार हम प्रधानमंत्री जी से और हमारे सहयोगी मुख्यमंत्रियों से हम बात करते रहे हैं कि भाई अब राज्य के अंदर जो मजदूर बाहर गए हैं उनके परिवार के तरफ से काफी प्रेशर आ रहा है, सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं। कई हमारे मजदूर मारे भी गए हैं, 2 मजदूर की भी जानें चली गई, जिसको लेकर आपको पता है कि सूचना तंत्र कितना मजबूत है और इसको लेकर के और भी परेशानी बढ़ रही थी। और छात्र छात्राओं का भी जो इशू था वो भी आपको पता है, कभी कोटा में बच्चे धरना में बैठ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी हालात बने थे और शायद इस सामाजिक तनाव को हमने लिखित रूप से भी कहा है कि कल तक हम इसको और आगे कर पाएंगे, इसको झेल पाएंगे, ये मुश्किल है। इसलिए ये जो एक समय मिला अभी, ऐसा ये आशा जगा था कि सभी लोगों को हम राज्य के अंदर वापस ले आएंगे। लेकिन अभी जो खबर आई है इसको लेकर निश्चित रूप से थोड़ी सी फिर एक नए तरीके से विचार करने की आवश्यकता हमें लग पड़ेगा, क्योंकि पहले बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने तरीके से अपने मजदूरों को, बच्चों को लाने का काम किया, जो अब मतलब असंवैधानिक तरीके से कि केंद्र सरकार के नियम लॉकडाउन का पहले से ही लागू था और हम अभी विधिवत और तरीके से लोगों को ला पा रहे थे। और अब इसमें बाधा आएगी तो कहीं ना कहीं हर चीज को फिर से हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन हमारी प्रयास है कि हर मजदूर तक, हर बच्चों तक जाकर के हम उनको वापस अपने राज्य में लाएं। ये हमारा दिन और रात हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाएं इस काम में लगी हैं। हेमंत जी, अभी हम इसी चैनल के जरिए, अपने 4 चैनल्स के जरिए, जी मीडिया के जरिए हम कुछ नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं और हम उन लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पर जानकारी दीजिए, हम मुख्यमंत्री जी तक ये जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आप अगर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखते हैं तो वहां भी आपको नंबर मिलेगा, आप यूपी उत्तराखंड देखते हैं तो वहां पर भी नंबर मिलेगा, आप पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर में अगर फंसे हैं तो आप जी सलाम के जरिए, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के जरिए आप हमको देख सकते हैं और हम आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक, उनके स्टाफ तक, जो लोग इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, आप तक पहुंचने के लिए हर संभव मदद कर रहे हैं। तो आप परेशान मत होइए, हम मुख्यमंत्री जी तक वो आपकी चिंता पहुंचाएंगे, आपकी बात पहुंचाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे रिपोर्टर्स आपकी बात सीधे सीधे कंसर्न अथॉरिटीज को पहुंचा दें। मुख्यमंत्री जी, मैं आश्वस्त करता हूं कि ये बहुत ही कठिन लड़ाई है, इसमें हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आपका इस सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि बहुत से राज्यों में आपने कहा कि एक जो तरीका था, कि एक लेजिटिमेट तरीका था कि सरकार सरकार परमिशन देती, फिर मजदूर आते, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो मजदूर भी नहीं है, वो नौकरी पेशा लोग हैं, वो उनके पास संसाधन है लेकिन उनके पास आने की परमिशन नहीं थी। कई ऐसे लोग हैं जो सक्षम है, वो अपने साधन से आ सकते हैं। लेकिन आप इस वक्त क्या चाहते हैं? जैसे एक कहा गया था कि सरकारें रेलवे से संपर्क करें, एक आदेश आया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से कि राज्य सरकारें रेलवे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने लोगों को वापस लाएं। आपने जैसे बताया कि आपने तो ट्रेन भी भेज दी, बाकी लोग तो प्लानिंग ही कर रहे हैं अभी तक। नहीं, बिल्कुल, देखिए जैसे जो लोग सक्षम व्यक्ति है, बहुत सारे लोग ये नहीं है कि मजदूरी फंसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जैसे लोग इलाज के लिए गए हुए हैं, जैसे कुछ घूमने के लिए गए हैं, कोई ऑफिशियल काम के लिए गए हैं, और जो सक्षम लोग हैं खुद से आने के लिए, कोई उनके पास अपनी प्राइवेट गाड़ियां हैं,
और इसके लिए हमने तो अपने राज्य में ये व्यवस्था प्रारंभ भी कर दिया है कि जो लोग बाहर जाना चाहते हैं और जैसे कहीं से कोई अपने संबंधी को लाना चाहता है, कहीं बनारस हो या कानपुर हो या उड़ीसा हो, अगर वो अपने संसाधन के माध्यम से जाके उनको लाना चाहते तो अविलंब वो अपने जिले के कलेक्टर से मिलें, उनको पास निर्गत किया जाएगा और उस पास में जो उनका जहां गंतव्य स्थान है वहां तक का आने जाने का जो समय अवधि है उतना अवधि तक के लिए उनको पास निर्गत किया जाएगा, उनका नाम नोट किया जाएगा, उनका फोन नंबर नोट किया जाएगा, गाड़ी की नंबर नोट की जाएगी, ताकि कभी भी कोई चीजें तो हम लोग उस पर आगे काम कर सकें। ये तो हमने अपने राज्य में व्यवस्थाएं प्रारंभ कर रखी है। और जहां तक दूसरे राज्यों से लाने की बात है, हम अब हमारे पदाधिकारी रेल के कर्मचारियों के साथ, वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। जहां ट्रेनों की आवश्यकता पड़ रही है वहां जाएगी, जहां हवाई जहाज की भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इस बात के लिए भी तैयार हैं कि वहां पर हवाई जहाज भी भेजें। मुख्यमंत्री जी, एक और बड़ी चुनौती जो उन राज्यों के सामने आ रही है जो बीजेपी शासित नहीं है। बीजेपी शासित राज्य तो राजनीतिक मजबूरी की वजह से आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन कांग्रेस शासित राज्य हो या कांग्रेस के सहयोगी जो दलों के साथ जो मिलकर सरकार बनी है वो हो, या ऐसे हों जो गैर कांग्रेसी हैं, गैर बीजेपी हैं, उसमें बीजेडी भी है, उसमें बाकी दल भी आते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आर्थिक संकट है, आर्थिक संकट गहरा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है जान है तो जहान है। लेकिन सवाल यह है कि आप लड़ेंगे कैसे कोरोना से? आपको फंड की जरूरत है, आपको सेंट्रल असिस्टेंस की जरूरत है, आपको मेडिकल रिलेटेड इक्विपमेंट चाहिए, आपको पीपीई किट्स चाहिए, आपको टेस्टिंग किट्स चाहिए। पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या फिर सिर्फ गुहार लगाई जा रही है और सुनवाई कम है? देखिए तिवारी जी, इस विषय पर मैं यही कहूंगा कि झारखंड प्रदेश आदिवासी दल बहुल राज्य है और ये ऐसे समूह हैं जो समूह आज से नहीं, पता नहीं ये प्रताड़ित होते रहे हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कई एक तरीके से। और आज इसकी शायद यही वजह है कि आज इन वर्गों को अपना पहचान बनाना भी एक बहुत चुनौती भरा है। और आज जो स्थिति है, ऐसे स्थिति में यहाँ पर जो हमारे लिए संसाधनों को लेकर आपको मालूम होगा कि हमारी अधिकतम डिपेंडेंसी भारत सरकार पर ही है, क्योंकि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से राज्य सरकारों को संसाधन जुटाने का मतलब नहीं कि बराबर। अब तो लॉकडाउन में तो जीरो है और हम कोई पैकेज की मांग नहीं, बल्कि भारत सरकार को राज्य की वास्तविकता से हम अवगत हमेशा कराते रहे हैं कि आज ऐसे राज्यों को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इस पर नजरअंदाज हो तो इसी तरीके से राज्य के लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए अपना जान जोखिम में डालकर जाते हैं, कोई बच जाता है, कोई मारा जाता है और ये अपना जीवन यापन करते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे राज्य में जो देश का सबसे पिछड़े राज्यों की गिनती में आता है, और उनमें से अगर हम अपने आप को देखते हैं, बिहार को देखते हैं, छत्तीसगढ़ को देखते हैं, इन राज्यों में आपको मालूम होगा जो केंद्र सरकार के द्वारा जा रही मनरेगा योजना जो आज के दिन में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाइफलाइन का काम करने जा रही है, और आज इन राज्यों में मनरेगा का डेली वेजेस है वो देश के सबसे कम वेजेस हैं। आज हमारे राज्य में 200 रुपया भी हम क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा में कुछ पैसे जोड़े हैं, उसके बावजूद भी आज हम 192 रुपये डेली वेजेस मजदूरों को दे पाते हैं। और आप देखेंगे कि जो अग्रणी राज्य हैं, जो प्रगतिशील राज्य हैं, हरियाणा को देखें, तेलंगाना देखें, केरल देखें, उन सब राज्यों को अगर आप देखें तो वहां पर मनरेगा की मजदूरी 300 है, 350 है, इस तरीके के हैं। और पता नहीं इसका आकलन कैसे करते हैं लोग, ये मुझे नहीं पता,
लेकिन ऐसे मतलब इस तरीके से चीजों को आका जाएगा तो शायद मनरेगा में भी कल को आने वाला समय में लोगों को काम हम लोग मतलब ये स्पष्ट है कि उनसे हम काम नहीं बल्कि उनका शोषण होगा। और आज एक और चीजें सुनकर आपको हैरान होगी, हिमाचल प्रदेश वगैरह में तो शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया में अलग अलग रेटें हैं मनरेगा वेजेस में। आखिर यहाँ भी संख्या में शेड्यूल एरिया है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? ये बड़ा कुछ है जो कभी कभी ये सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं ना कहीं ऐसे पिछड़े राज्यों के साथ थोड़ा सा भेदभाव होता है और इसको केंद्र सरकार को निश्चित रूप से विशेष ध्यान चाहिए देना। जब से जीएसटी लागू हुआ है उस समय से तो रीढ़ की हड्डी निकल चुकी है राज्य सरकारों की, जो भी है सारी डिपेंडेंसी केंद्र सरकार पर। हेमंत जी एक बात और है, आप कह रहे हैं कि जी रही बात स्वास्थ्य सेवा को लेकर, बहुत पहले बात तो हमारे संक्रमण का आहट यहाँ तो हमारे यहाँ तो टेस्ट भी नहीं हुआ करते थे। हम पड़ोसी कलकत्ता में हमारे यहाँ से सैंपल जाते थे और टेस्ट होते थे। आज बहुत मतलब लगातार सरकार के साथ राज्य के अंदर टेस्टिंग लैब चालू करने की हम लोगों ने गुहार लगाई और आज पहले 1 हुआ, 1 से हम लोगों ने 2 किया, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया, 4 से भी हम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, 5 से भी आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम अपने तरीके से जितनी गति देनी है हम देने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो केंद्र सरकार की अनुमति के साथ ही आगे बढ़ती है। जैसे ये लैब है, ये लैब का संचालन केंद्र सरकार की अनुमति से ही होगा। अब जैसे पीपी किट हो, मास्क हो और टेस्टिंग किट हो, ये सब भारत सरकार की तरफ से ही पहले हमें प्राप्त होता था। और बहुत सारे चूंकि गाइडलाइंस थे कि इस क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, उस क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, ICMR उसमें अप्रूव होना चाहिए, इसको लेकर हम लगातार लगभग 99% से भी अधिक हमने केंद्र सरकार के नियमों का अनुपालन किया। और अब थोड़ी थोड़ी चीजों में छूट मिली है कि पीपी किट हम खुद से प्रोक्योर कर पा रहे हैं, स्कैनर हम लोग कर रहे हैं और ऐसे कुछ कुछ चीजें जो हम लोग बाहर मास्क वगैरह अब तो गांव-गांव में बनने लगा है। ये सारी चीजें अब अभी के समय में एक कुशन के साथ हैं कि अभी हम कुछ समय तक इस स्वास्थ्य सेवा में हम लोग अभी संसाधन है हमारे पास है, अभी मौजूदा स्टॉक है। अभी मजदूरों का जिस तरीके से आना प्रारंभ हुआ है उसमें हमें बहुत ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। और जो स्थिति आज देश के अंदर है, साधन भी हर जगह और जो सही चीज वो कम मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में भी रास्ते रहते हैं, निकालना पड़ता है और इसके लिए थोड़ी सी सजगता होनी पड़ती है। हेमंत जी आपने कहा कि हमको विशेष पैकेज नहीं चाहिए, हमको जीएसटी का अपना हिस्सा चाहिए। जीएसटी की वजह से जो हमारी एक तरह से बैकबोन टूट गई है उसको मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार मदद करे। आपके जो और रिसोर्सेस होते हैं, चाहे वो लिकर से हो या फिर पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थों से है, वो भी सब इस समय ठप पड़े हैं। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। मैं अर्थशास्त्र से मास्टर्स डिग्री मैंने की हुई है, तो मुझे थोड़ा अर्थशास्त्र भी समझ में आता है, पॉलिटिक्स तो समझ में थोड़ी थोड़ी आप लोगों के साथ रह के आ गई है। ये नीतीश कुमार जी को परेशानी ये है कि भाई बाकी लोग क्यों ला रहे हैं, योगी जी ला रहे हैं या आपने ट्रेन भेज दी, वो कह रहे हैं कि नियमों का पालन क्यों लोग नहीं कर रहे हैं। तो उनकी चिंता ये है कि बाकी लोग लाएंगे तो उन पर दबाव बढ़ जाएगा, ना वो कोटा से बच्चों को लाने के लिए तैयार है, ना मजदूरों की उसको चिंता है। तो विरोधी कह रहे हैं कि बाकी से सीख लो, हेमंत सोरेन जी से सीख लीजिए या योगी जी से सीख लीजिए, उन पे सवाल क्यों उठा रहे हैं। आप तो अपने मजदूरों की चिंता भी छोड़ चुके हैं या अपने बच्चों की चिंता भी छोड़ चुके हैं। वो तो पैकेज मांग मांग के थक गए, उनको तो दिया ही नहीं आज तक। वो दोबारा सत्ता में उनके साथ आ गए, पहले साथ में थे, फिर तेजस्वी जी के साथ आए, फिर उनके साथ फिर आ गए, फिर अब कैसे करेंगे वो। अब देखिए इस विषय चाहूंगा कि अभी इस विषय को हम कोई चर्चा का विषय पे मैं ना लाऊं और हमें अपनी ही राज्य की चिंता है। सबसे लेकिन पहले आप देखिए, आप बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप कभी इंटीग्रल पार्ट थे बिहार और
झारखंड एक ही थे कभी, लेकिन आज जो बिहार का मजदूर होगा, बिहार के जो बच्चे होंगे, उनकी चिंता तो आप पड़ोस में रह के कर ही सकते हैं। पड़ोसी तो सबसे ज्यादा सगा होता है, भाई बाद में काम आएगा, पड़ोसी पहले काम आता है। नहीं, वो बात बिल्कुल, हमसे जो सहयोग होगा हम बिहार सरकार को देने की अपनी क्षमता के अनुसार निश्चित रूप से देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और छोटे भाई की भूमिका जो होगी बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल एकदम पूरी प्रॉमिस के साथ है। अब लेकिन वहाँ की सरकार है, वहाँ नीतीश जी सरकार चला रहे हैं, और ये एक जगह बीजेपी मजदूरों को भी ला रही है, छात्र छात्राओं को भी ला रही है, एक जगह बीजेपी छात्र छात्राओं को नहीं ला रही है, मजदूरों को रही है। ये क्या बात है? ये अंदर की बात तो मुझे लगता है कि बिहार से ही ज्यादा बेहतर पता चलेगा। अभी मैं उस विषय पर बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि आज कोरोना को लेकर के लगभग दिन भर का 24 घंटा में 23 घंटा सिर्फ और सिर्फ इसी विषय पर हमारा जा रहा है। अच्छा, मैं दूसरी तरीके से सवाल पूछ लेता हूँ कि जहां से आप अपने लोगों को ला रहे हैं, वहां झारखंड के लोग भी हैं, बिहार के लोग भी होंगे, और हो सकता है वो पड़ोसी हो सकता है वो साथ में ही काम करते हो सकता है वो एक ही कमरे में 4 लोग होते हैं, तो उसमें से 3 बिहार के होंगे, 1 झारखंड का होगा, या 3 झारखंड के होंगे, बिहार का, तो उसको भी लाएंगे साथ में? अब देखिए, वैसे तो हम अपने राज्य के लिए लोगों को साधन उपलब्ध करा रहे हैं, और अगर हमारे लोग संसाधन अंदर और लोग समाहित होते हैं आएंगे, तो फिर वो फिर अपने राज्य में इस राज्य से दूसरे राज्य तक में जाने के लिए उनकी व्यवस्था उनको करनी पड़ेगी। तो फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ, लेकिन जब ऐसी स्थिति बनेगी तो इस पर हम लोग निश्चित रूप से विचार करेंगे। अच्छा हेमंत जी, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं कि जो ऑरेंज जोन है, रेड जोन है, ग्रीन जोन है, इसको लेकर भी कहा गया कि ग्रीन जोन में थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज चलाने की परमिशन दी जाएगी, उसकी गाइडलाइंस आने वाली हैं। ऑरेंज जोन में भी थोड़ा सा लिमिटेड आपको एक, जैसे कहते हैं कि प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे, और रेड जोन में बिल्कुल एकदम कंटेनमेंट एरिया होगा, ब्लॉक्ड होगा, सील्ड होगा, वहां से किसी की आवाजाही परमिट नहीं करेंगे। तो अभी जब गाइडलाइन आ जाएंगी, उसके बाद आपके राज्य के हालात कैसे हैं? आपके राज्य में कितने ऐसे इलाके हैं जहां पे आपको लगता है कि रेड जोन की स्थिति है, या ग्रीन जोन की भी स्थिति होगी, या कहीं ऑरेंज जोन की स्थिति होगी? देखिए तिवारी जी, मैं ठीक है, ये एक काम करने का तरीका है, बना करके काम करने का ये एक फॉर्मूला है, और हम मतलब आमतौर पर बनाया गया है रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ये को वहां पर काम करने में आसानी होगी। लेकिन बिल्कुल इसमें स्पष्ट हूं कि संख्या बल जो हमें दिखाई देते हैं, मैं संख्या बल से घबरा नहीं रहा हूं। आज हमारे पास पहले 1 था, हम 100 के पार कर गए, और हमारा ये मानना है कि हम अधिक से अधिक लोगों की जांच कर पाएं और अधिक से अधिक लोगों की पहचान कर पाएं, कि हम आने वाले समय में लोगों की पहचान कर एक कार्य योजना बना पाए कि हम जाना किस तरीके से है, हमें इस संक्रमण से लड़ना किस तरीके से है। जब पता ही नहीं रहे लोग संक्रमित हैं, तो कोई भी चीजें बनाना निश्चित रूप से उसको सही तरीके से लागू होने में बहुत कठिनाई होगी, और उसका मिल पाएगा ये। इसलिए हमारी प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों को पहचान कर पाए, उन लोगों को समूह से निकाल करके उनके लिए बेहतर इलाज की जा सके और उनको संक्रमण से बाहर निकाला जा सके। हेमंत जी, आखिरी सवाल है मेरा, क्योंकि आपको दूसरी मीटिंग में भी जाना है, कि आज के दौर में परिस्थितियां बदल गई हैं, प्रायोरिटीज बदल गई हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, तो आपकी प्रायोरिटी आज के हालात में अगर मैं देखूं कि जैसे हमने सीखा है कि हमको अस्पताल चाहिए, टेस्टिंग किट्स चाहिए, या सरकारी अस्पताल मजबूत होने चाहिए, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल कई जगह ताला बंद करके भाग गए हैं, बड़े अस्पताल जो 5 स्टार थे वो शट डाउन कर दिए हैं, या फिर वो इतने उन्होंने महंगाई से इलाज किया था वो आज सब गायब हो चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज के हालात में आपकी परिस्थितियां और आपकी जो चिंता है वो क्या होगी एज ए चीफ मिनिस्टर?
बहुत विडंबना है तिवारी जी। आज सारे बड़े बड़े दावे करने वाले 24x7 अस्पताल खुलेगा, 24x7 एम्बुलेंस की उपलब्धता, 24x7 ये वो दुनिया भर की प्रचार प्रसार के साथ जो प्राइवेट समूह अस्पताल खोलते हैं, आज उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। और आज हमें गर्व है कि आज जिस व्यवस्था को आमतौर पर लोग बहुत हे दृष्टि से देखते हैं, हमारी लचर व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखकर, आज इसी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूरा राज्य और पूरा देश का लोग टिका हुआ है। और आज हम अपने उन वॉरियर्स को, जो स्वास्थ्य से जुड़े लोग हैं, उनको हम सलाम करते हैं कि आज के इस दिन अपने को संक्रमित करके लोगों की इलाज कर रहे हैं। और बाकी जितने प्राइवेट हैं उनको ये सीख लेने की आवश्यकता है कि आज वो किस तरीके से अपने को छुपा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था और सरकार के कार्यों पर आज एक बहुत बड़ा एक कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक चुनौती को हम लोग झेल रहे हैं, और वो भी सरकारी माध्यम से। यही मैं मेरा आज बतौर मुख्यमंत्री मैं यही सोचता हूं, शायद शुरू से लेके आज तक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा बनाने के अलावा अगर हम अगर अस्पताल बनाए होते, अच्छे डॉक्टर होते, अच्छी व्यवस्थाएं होती, तो आज का दिन कुछ और होता। मुख्यमंत्री जी, हम कह रहे हैं सोच बदलो, देश बदलो, अपना हीरो बदलो, क्योंकि अपने हीरो बदल गए हैं। फिल्मों के हीरो नहीं, क्रिकेटर्स नहीं, वो लोग नहीं जो बड़े पैसे वाले हैं, बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं, जिनके पास अपने हवाई जहाज हैं, अपने प्राइवेट जेट्स जिनको आप कहते हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। अब तो हीरो वो हैं जो आपके घर सब्जी पहुंचाते हैं, अब तो हीरो वो हैं जो इस वक्त सफाई कर रहे हैं, अब तो हीरो वो हैं जो आपका इलाज कर रहे हैं, अब तो हीरो वो हैं जो आपके घर में टेस्टिंग के लिए जाते हैं। तो मैंने अपना हीरो चुना है सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह, एएसआई जो पहले थे पटियाला में, पंजाब पुलिस के, जिनका हाथ काट लिया गया था सिर्फ इस बात के लिए कि वो पास मांग रहे थे। मैंने अपना हीरो बदल लिया है। आपने अपना बदला क्या मुख्यमंत्री जी? देखिए, आज मेरे लिए हर वो हीरो है जो आज इस आज समाज सेवी कुछ लोग आज अनाज गरीबों को बांट रहे हैं। आज सरकारी कर्मचारी, पुलिस भी, आज आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आमतौर पर लोग पुलिस को लाठी, डंडा, गोली चलाने के नाम से जाना जाता है। आप देश भर में देख रहे होंगे कि आज पुलिस गाना गा रहा है, आज पुलिस हाथ जोड़ रहा है, आज पुलिस लोगों की मदद कर रहा है, उनके लिए उनका सहारा बन रहा है। आज इसी प्रकार राज्य में आपको पता कि इस राज्य में जितने थाने हैं हमारे, उन सभी थानों में पुलिस वाले किचन खोल करके गरीबों को अनाज खिला रहे हैं। आज निश्चित रूप से उन सभी लोगों को सम्मान के पात्र हैं जो लोग आज इस जंग में लड़ रहे हैं और इस जंग को जीतने के जद्दोजहद में लगे, और जो लोग आज इस संक्रमण में आगे आ रहे हैं, वो सभी लोगों को मैं अपना आइडल समझता हूं। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी जी मीडिया से बातचीत करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके राज्य के जो भी नागरिक या जो भी मजदूर या जो भी वर्कर्स या जो भी जरूरतमंद लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वो इस चर्चा को देख रहे होंगे, आपकी बात सुन रहे होंगे। और हम उनसे आग्रह करते हैं कि अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक सीधे पहुंचाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे टेलीविजन चैनल के जरिए जो भी आपको नंबर्स आते हैं उसमें आप फ्लैश कर सकते हैं। हम मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाएंगे। और झारखंड सरकार कोई भी योजना बनाती है, कोई भी स्कीम लाती है, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है। और इस वक्त हमारी जो टीम जगह जगह पर लगी हुई है, अगर आपको लगता है कि वो आप तक पहुंच रही है तो आप उनके जरिए भी अपना संदेश पहुंचा दीजिए, क्योंकि वो आप ही की तरह इस वक्त उस जंग से लड़ रहे हैं जिससे मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जैसे मुख्यमंत्री देश में नई दिशा देंगे, झारखंड जैसे राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और आपको जो भी हमारी मदद चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं कंधा से कंधा मिलाकर। मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद।